गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यूनिट थर्ड का टॉपिक फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें हमने अक्षमता पहचान एवं विभेद की मनोवैज्ञानिक संरचना, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें या भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का विस्तृत अध्ययन तथा विकास से पूर्व सभी बालकों की जो सामान्य बालकों की श्रेणी में प्राचीन काल में रखा जाता था, ऐसे हमने बात की थी। और उसके बाद जैसे ही जो उस शिक्षा प्रणाली में मनोविज्ञान का समावेश हुआ, जैसे अरस्तु है, दिकारते हैं और प्लेटो हैं, इन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और फिलोसफी से धीरे धीरे मनोविज्ञान अलग हुई और शिक्षा के साथ उसका, क्योंकि हमने देखा कि शिक्षा जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो उसी प्रकार मनोविज्ञान भी व्यवहार का विज्ञान है। अतः इन दोनों में एक गहरा संबंध पाया जाता है। तो जैसे ही मनोविज्ञान शिक्षा के साथ जुड़ा तो बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास के कारण उनको अलग अलग श्रेणी में रखा जाने लगा। तो इस प्रकार हमने कल देखा कि जिनकी मेंटल एबिलिटी 90 से लेकर 110 तक है वे सामान्य बालक, और 90 से कम और 90 से 110 से अधिक है वो असामान्य बालक हैं। और हमने कल जो एक डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया कि इतने बच्चों को फिर वो जो सामान्य बच्चे कम हो जाते हैं, तो इसलिए निम्न 10% बच्चों को 10% इधर 10% उस साइड, कुल 20% बच्चों को ही असामान्य बच्चे माने गए हैं। तो उसको हमने 3 पार्ट में या 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया था कि एक समरूप समूह के बालकों के लक्षण का मापन किया जाए तो उसका वितरण सामान्य वक्र के समान होगा, ऐसी हमने बात की थी। दूसरा बात की थी कि एक ही बालक में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें धनात्मक, अगर उसका ग्राफ बनाएं या उसका एक फिगर बनाएं तो हमें धनात्मक सहसंबंध देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी आयु के अनुसार उसके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। और तीसरी बात हमने की थी कि एक बालक के विभिन्न लक्षणों का मापन करके यदि उन्हें सामान्य वक्र में दर्शाया जाए तो भी लक्षणों का वितरण असमान हो जाएगा। 30% लक्षण है जो अन्य लक्षणों से असामान्य या पृथक जरूर होंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो मैंने बात की थी कि अंत व्यक्तिगत जो उनकी फलस्वरूप जो भिन्नता होती है वो अंत व्यक्तिगत या इंटर इंडिविजुअल होती है। तो ये सब बातें की थी हमने पिछली कक्षा में। और आज की जो हमारी कक्षा में हम व्यक्ति अध्ययन या व्यक्तिगत इतिहास पद्धति या हम यूं कह सकते हैं कि केस स्टडी या केस हिस्ट्री देख सकते हैं हम। इसमें जो बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान तक की सभी बातों का या जन्म पूर्व से लेकर वर्तमान तक की सभी बातों का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी में। और पिछले साल आपने केस स्टडी बनाई भी है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की भिन्नताएं एवं विशेषताओं का पहचाना जाना अत्यंत आवश्यक है। जो हमने ऊपर बातें की हैं कि बालकों में जो एक विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है बालक, उसमें कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से हो, तो उन विशेषताओं को एक अध्यापक को पहचाना जाना आवश्यक है, एक अध्यापक द्वारा पहचाना जाना आवश्यक है। भारतीय कक्षाओं में असमानताओं एवं विविधताओं के संबोधन के लिए व्यक्ति अध्ययन या व्यक्ति इतिहास विधि जो सर्वोत्तम मानी जाती है। तो जो एक बच्चा आता है, हम देखते हैं कि बच्चे बहुत से आते हैं कक्षा में, उन बच्चों में से हमें अलग अलग व्यक्तित्व वाले या व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तो उस बच्चे के बारे में कोई बच्चा है, मान लो चुपचाप रहता है, शांत बैठा रहता है, धीर गंभीर बैठा रहता है,
या पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, तो सीधा उसे पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या, उसका कारण क्या है, इन सब बातों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। हो सकता है बच्चा फ्रस्ट्रेशन में हो, बच्चा घर से किसी समस्या से जूझ रहा हो, ठीक है ना, कोई भी समस्या हो सकती है घर में। और बच्चे का जो मन होता है, जैसा कि जॉन लोग ने बताया, वो एक स्टेबुला रासा या कोरी स्लेट होता है। तो घर की बातें हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, एनवायरनमेंट या उसके पर्यावरण की बातें उसे प्रभावित करती है। अतः बिना कारण जाने उस बच्चे को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, शारीरिक प्रताड़ना या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए। तो जैसे कि कक्षाओं में ऐसे मानता हूँ, विद्या के संबोधन के लिए व्यक्ति अध्ययन या व्यक्ति इतिहास विधि सर्वोत्तम जरूरी है। तो उन बच्चों का इतिहास का मतलब उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना, जन्म के बाद की वर्तमान के बातों को जानना जरूरी है। आगे देखो, प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, नेचर, उसका स्वभाव, उसकी हैबिट, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसकी मानसिक योग्यता, उसकी मेंटल एबिलिटी या इंटेलिजेंस, क्वांटिटी या इच्छा या आवश्यकता सभी बालकों की अलग अलग होती है। तो उसके लिए वातावरण भी अलग अलग होता है। विभिन्न परिस्थितियों में इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे समायोजन और व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यवहार में परिवर्तन या उसकी वातावरण में परिवर्तन होने पर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और कई बार बालक जो वातावरण में परिवर्तन होने के कारण कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अध्यापक इन समस्याओं का, जो ये समस्याएं हैं, भी बच्चा हो सकता है कि एक स्कूल से मान लो दूसरे स्कूल में गया है और वो उस विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, तो एक अध्यापक को चाहिए कि उसकी बातों का, उन क्यों वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसकी समस्याओं का समाधान करे, उसका निदान करे, उपचार करें। तो ये समस्याएं व्यक्ति तथा उसके वातावरण में निहित होती हैं। अध्यापक इन समस्याओं का अध्ययन बिंदुवार करता है, उसे बालक की योग्यता यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस, क्वांटिटी, साक्षात्कार, उसका इंटरव्यू लेकर, उसकी काउंसलिंग करके, प्रश्नावली एवं लेख प्रलेख सूची आदि से उसके समूचे व्यक्तित्व की घटनाओं का पता लगाना पड़ता है एक अध्यापक को। मतलब एक अध्यापक को उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, इंटरव्यू द्वारा, उसकी काउंसलिंग करके, उसकी प्रश्नावली द्वारा, उसके लेखन प्रलेखन द्वारा, उसे पढ़ाकर देखकर, इन सब बातों का पता लगाना ज़रूरी होता है। इसके लिए व्यक्ति की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो मैंने अभी बताया, उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक, उसका सोसाइटी, समाज कैसा है, आर्थिक, उसकी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, और शैक्षिक एवं शारीरिक विकास की जानकारी ली जाती है इन विधियों द्वारा। यह जानकारी वस्तुनिष्ठ परीक्षण एवं निरीक्षण द्वारा भी ली जा सकती है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछकर या हाँ या नहीं वाले या रिक्त स्थान आदि के बारे में पूछकर इनके बारे में पता लगाया जा सकता है। उस बच्चे की रुचि, इंटरेस्ट के बारे में, खेलों के बारे में, अन्य कार्यों के निरीक्षण के पश्चात ये सब जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकती हैं। कुछ जानकारी उसके पिता, अभिभावक, मित्र, पड़ोसी एवं संगी साथियों से भी की जाती है। तो ये सब केस हिस्ट्री है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने पिछले साल केस स्टडी की है या केस हिस्ट्री की है। तो व्यक्ति अध्ययन के द्वारा जांचने पर ये समस्याएं शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक भी हो सकती है, सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, उसकी शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, और संवेगात्मक, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी हो सकती हैं। तो ये समस्याओं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। तो पहली समस्या, शारीरिक समस्या है, फिजिकल प्रॉब्लम, कि बच्चा ठिगना हो सकता है, अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, लेफ्ट हैंड राइटर हो सकता है, हकला सकता है, तुतलाना, आँख मीचना आदि दोष हो सकते हैं एक बालक में। ये शारीरिक दोषों में आते हैं, या फिजिकल प्रॉब्लम्स में, शारीरिक समस्याओं में आते हैं। और दूसरी बात,
जो दूसरी समस्या बालक के सामने आ सकती है वो सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे किसी बच्चे का चोरी करना, झूठ बोलना, कक्षा में देर से आना, ज़्यादा कक्षा में आकर बातें करना, उल्लंघनकारी होना, अध्यापकों की, गार्जियंस की या सोसाइटी समाज के बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं मानना, या एकाकी अकेलेपन का शिकार होना, और खुद को इनसिक्योर्ड या असुरक्षित महसूस करना, और क्लास में बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना, और यौन अपराध हो सकते हैं, ध्यान केंद्रीकरण का अभाव हो सकते हैं। पीछे हमने बात की थी सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म जैसी बीमारियां होना, या एक बीमारी बताई थी मैंने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उससे ध्यान में कठिनाई या जल्दबाजी में बात करना या किसी कार्य को करने में जल्दी दिखाना, ये सब समस्याएं बालकों में आती हैं सामाजिक समस्याओं में। तीसरी जो समस्या है संवेगात्मक समस्या है, इमोशनल प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं। तो संवेगात्मक समस्या शर्मीला होना, दब्बू प्रवृत्ति का होना, खुद में हीन भावना होना, उदासीन रहना, न्यूट्रल रहना, और नाखून कुतरना, आत्मविश्वास का अभाव होना बच्चे में, चंचलता होना, डर एवं तर्कहीनता आदि दोष हो सकते हैं एक बच्चे में। तो इस प्रकार हम केस स्टडी के माध्यम से हम बच्चों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चे में शारीरिक दोष कौन कौन से हैं, उसके सामाजिक दोष कौन कौन से हैं, उनमें संवेगात्मक दोष कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार केस स्टडी के माध्यम से हम बच्चे में अनेक समस्याओं का पता लगा सकते हैं। और एक अध्यापक के लिए एक बच्चे की केस स्टडी या उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वो अगर एक अध्यापक उसके बारे में, बच्चे के बारे में पता नहीं होगा कि बच्चे में समस्याएं कौन सी है, उसमें शारीरिक दोष है या सामाजिक दोष है या संवेगात्मक इमोशनल समस्या है कोई, तो और वो निदान नहीं कर सकता, उन समस्याओं का निदान नहीं कर सकता, उपचार करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए प्रत्येक अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो केस स्टडी का ज्ञान होना आवश्यक है। केस स्टडी के माध्यम से हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। और इस हेतु अध्यापक क्या करेगा, टूल्स का प्रयोग करेगा, ठीक है ना, टूल्स का प्रयोग करेगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, प्रश्नावली या लेख प्रलेख सूची या साक्षात्कार विधि से उसकी बुद्धि लब्धि का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष कल के लिए धन्यवाद। कुछ बातें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस कक्षा में, कि हमारे जो बच्चों की कुछ कमेंट्स आते हैं, तो मैं हमेशा बात करता हूँ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मत भेजा करें कि फलां बच्चा प्रेजेंट सर। तो इस जो वीडियो है, इस वीडियो को देखकर इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें कमेंट्स आते हैं, उसमें आप कमेंट्स करके अपना नाम लिखो कमेंट्स में, और आगे जो आपकी इच्छा हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देखें, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं बार बार कहता हूँ कि जो समावेशी विद्यालय का सृजन करना ये एक टेक्निकल विषय है और काफ़ी हार्ड विषय है, और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये टेक्निकल होने के साथ साथ ये अंक बहुत ही टाइट मार्किंग होती है इसकी, और अच्छा सब्जेक्ट भी है, जितना आप पढ़ोगे उतना ही कम है। क्योंकि पिछली बार भी कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि सर हम रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर दें क्या, हमारी असेसमेंट तो अच्छी भेजी है लेकिन आगे से नंबर कम आए हैं, हम क्या करें। तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको नहीं जूझना पड़े, मुझे बार बार नहीं कहना पड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और सभी बच्चों को मोटिवेट करें। आज की कक्षा में इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।